हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। तो जैसे कि आपको पता है हम ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन टॉपिक कर रहे थे, तो आज उसका पार्ट नंबर 4 है। 3 पार्ट में हमने डिस्कस किया आपका लैंड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट और उसे हमने कंप्लीट कर लिया। हमने बात की लैंड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में। फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था रोडवेज के बारे में, उसके बाद हमने बात की रेलवेज के बारे में, एंड द नेक्स्ट वन इज योर पाइपलाइन, जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया। होप सो आपको ये तीनों टॉपिक क्लियर होंगे। ये तीनों टॉपिक अगर आपने अभी तक नहीं देखे, ऊपर आपको आई बटन पे एक प्लेलिस्ट प्रोवाइडेड है, आप उधर से देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं आपका सेकंड मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या आता है, वाटरवेज। ठीक है, आज की इस लेक्चर में हम इस वाटरवेज को भी कंप्लीट कर देंगे। तो बात करते हैं क्या होते हैं वाटरवेज। तो अभी तक जो हमने 3 पार्ट पढ़े उसमें हम क्या कर रहे थे, जमीन पे सफर तय कर रहे थे। अब हमने पानी पे सफर का तय करना है, उसे हम बोलेंगे वाटरवेज। अब पानी में हम कैसे सफर कर सकते हैं, आपको पहला पता है एक बोट्स आ जाती हैं। अगर बेसिक सी बात की जाए, बोट के बाद शिप्स आ जाती हैं, शिप्स के बाद आपकी सबमरीन्स आ जाती हैं फॉर सिक्योरिटी पर्पस, डिफेंस पर्पस। तो ये आपके डिफरेंट मीन्स ऑफ वाटरवेज है। इसमें हम बात करेंगे आपके डिफरेंट सी पोर्ट्स कौन कौन से हैं, उनके सी पोर्ट्स के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे कि कौन सा सी पोर्ट किस चीज के लिए मशहूर है। फिर हम बात करेंगे, जैसे कि हमने पढ़ा था रोडवेज में नेशनल हाईवे, इसमें हम पढ़ेंगे नेशनल वाटरवेज, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, जो भी इस चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमारे एंड से कोई भी न्यू वीडियो अपलोड हो आप तक सबसे पहले पहुंचे। बात करते हैं आपका वाटरवेज। Waterways are other means of transport apart from roadways, railways and airways. Water transport in India has played a significant role in the country's overall economy and is indispensable to foreign trade. कह रहा है जो आपका वाटरवेज है ये एक बहुत ही बहुमूल्य, बहुत ही इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है और ये बाकी सबसे डिफरेंट है। इसमें हमने पानी से रास्ता तय करना है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ बोट, योर शिप्स, सबमरीन्स। ठीक है, अब ये इकोनॉमी में, इंडिया की इकोनॉमी में, किसी भी देश की इकोनॉमी में बहुत बड़ा मेन रोल प्ले करता है। वो क्यों, आपको मैं बता दूं, मैक्सिमम ऑफ द ट्रेड, फॉरेन ट्रेड, मैक्सिमम ऑफ फॉरेन ट्रेड इज डन बाय वाटरवेज। क्या आप बल्कि सामान अपनी प्लेन से ट्रांसपोर्ट कर सकते हो? प्लेन से इतना मटेरियल नहीं आ सकता, उनकी क्योंकि आपका रहता है उसमें वेटेज की प्रॉब्लम रहती है। लेकिन जो वाटरवेज है, बड़ी बड़ी शिप्स के जरिए आप उधर से बल्क में सामान, ज्यादा बल्क में सामान ट्रांसपोर्ट कर सकते हो। तो उस कारण यह आपकी इकोनॉमी में बहुत ही मेन और अहम भूमिका निभाता है। इट हैज द लार्जेस्ट कैरिंग कैपेसिटी, जैसे कि मैं बता चुका हूं। इट इज वन ऑफ द मोस्ट चीप मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इन इंडिया। आपसे पूछा जाए कौन सा चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, तो आपका आंसर होना चाहिए मोस्ट चीपेस्ट ट्रांसपोर्ट आपका है वाटरवेज। अगर बात की जाए, पहले का अगर डाटा था कुछ अराउंड इसमें था कि अगर वाटरवेज का पर किलोमीटर रेट निकाला जाए, 1 किलोमीटर का कितना खर्चा होता है, तो उसमें बताया गया था 0.15, आधा पैसा लगता है 1 किलोमीटर ट्रेवल करने के लिए। क्योंकि इसमें अगर बल्क की भी बात करें, क्योंकि शिप्स बहुत बड़ी होती है, उसमें बहुत बल्क में सामान आता है, ठीक है, उस कारण इसकी कॉस्ट भी कम हो जाती है। इंडिया हैज 14,500 किलोमीटर ऑफ इनलैंड वाटरवेज, आउट ऑफ विच ओनली 5685 किलोमीटर नेविगेबल बाय मर्चेंडाइज वेसल्स। इसके कहने का मतलब है नेविगेबल वो होती हैं जहां पे बोट्स आपकी, शिप्स आपकी सेल कर सकती है, चल सकती हैं। ये तो नहीं है पानी 2 मीटर गहरा है उसमें शिप्स चल सकती हैं, ऐसा नहीं हो सकता। उन्हें डीप ओशंस चाहिए, उधर ही आपकी शिप्स सेल कर पाएंगे। तो आपने इधर क्या चीज याद रखनी है, दैट इंडिया हैज अराउंड 15,000 के अराउंड आपने याद रखनी है। जरूरी नहीं है कि आपने यही अमाउंट याद रखनी है। और 1/3 हिस्सा ही, 1/3 हिस्सा ही आपका ऐसा है जो नेविगेबल है, जहां पे आपकी बोट शिप्स स्टीम कर सकती है, सेल कर सकती है। ठीक है, होप कितना क्लियर होगा। अब हम बात करते हैं इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। आपको वैसे अभी एडवांटेजेस मैंने मैक्सिमम बता दिए। पहला आता है लेस मेंटेनेंस कॉस्ट, सबसे मेंटेनेंस कॉस्ट इसकी थोड़ी कम ही रहती है। अब क्या होता है, आपने अगर गाड़ी चलानी है रोड पे, आपको रोड बनानी पड़ेगी।
आपने अगर रेलवे दुरानी है तो रेलवे, उसके लिए रेल सिस्टम बनाना पड़ेगा, पटरी डालनी पड़ेगी, उसके कारण इसका खर्चा होता है। लेकिन अगर वाटरवेज की बात की जाए, वाटर इज ए नेचुरल रिसोर्स, वो आपका नेचुरल ही रहता है, उसका जो पाथ है उसे बनाने का खर्चा नहीं है। चाहे आपके शिप बनाने का खर्चा है, लेकिन उसका जो पाथ है उसके कारण इसकी कॉस्ट कम लगती है, इसलिए हम इसे बोल सकते हैं आपको इसमें लेस मेंटेनेंस कॉस्ट लगती है। अगला बोलता है चीप। ये बाकियों के मुताबिक चीप रेट भी लगता है, क्योंकि इसमें आपका बल्क में सामान जाता है। बल्क में सामान जाने के कारण इसमें पेट्रोल का भी इस्तेमाल कम ही होता है, इतना इस्तेमाल नहीं होता, क्योंकि जब आपको वाटर फ्लो से ही इतनी ज्यादा स्पीड मिल जाती है, कभी कभी वाटर ही आपको इतनी धक्का दे देता है, तो वो फ्लो में थोड़ा और मदद करता है। और इसमें मैंने आपको जैसे पहले ही बता चुका हूं कि रेट इसका अराउंड 0.5 किलोमीटर रहता है पर लीटर, सॉरी 0.5 रुपीज पर किलोमीटर, ठीक है। उसके कारण ये बड़ा चीप रेट में आपका सामान ट्रेवल हो जाता है। अगला बोलते हैं यूजफुल फॉर बल्की गुड्स। बल्की गुड्स ट्रांसपोर्ट करने के लिए सबसे मेन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रांसपोर्ट कौन सा रहेगा? वाटरवेज। एयरवेज में भी आपकी लिमिट रहती है कि आप इतने ज्यादा बल्कि नहीं इस्तेमाल कर सकते, आसमान में होगा तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है इको फ्रेंडली एंड फ्यूल एफिशिएंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका ये वाला पॉइंट आ जाता है दैट दिस इज द इको फ्रेंडली एंड फ्यूल एफिशिएंट मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट। वो क्यों? जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि आप इसमें बल्क में सामान ट्रांसपोर्ट करोगे, इसमें फ्यूल बड़ा कम लगता है, तो उसके कारण ये फ्यूल एफिशिएंट तो है। फ्यूल एफिशिएंसी होने के कारण आपका पोल्यूशन कम होगा, ऑब्वियस ही बात है। पोल्यूशन क्यों हो रहा है? जब हमारा वो फ्यूल है, जब वो बर्न होता है, जब हम उसे यूज करते हैं तो पोल्यूशन होता है। तो जब फ्यूल ही आपका एफिशिएंटली यूज हो रहा है, आपको उधर पोल्यूशन भी कम होगा, तो उसे हम बोल सकते हैं इट इज इको फ्रेंडली, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हेल्पफुल इन डिफेंस। अब डिफेंस में मैंने आपको सबमरीन्स की एग्जांपल दे दी, तो आपको ये डिफेंस में ही बहुत मदद करती है। नेक्स्ट आता है इंपॉर्टेंट फॉर फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड में मैक्सिमम मैंने आपको बताया मोस्ट ऑफ द फॉरेन ट्रेड इज डन थ्रू वाटरवेज, क्योंकि इसमें आप बल्क में सामान ट्रांसपोर्ट कर सकते हो एज कंपेयर टू एयरवेज, अगर हम कंपेयर इसे किया जाए। अब बात करते हैं इसके डिसएडवांटेजेस। सबसे बड़ा नुकसान इसका है स्लो स्पीड। इसमें स्पीड आपकी ज्यादा नहीं होती, स्पीड बहुत कम होती है। इट इज ए स्लो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। फेलियर ऑफ मॉनसून रिजल्ट्स इनटू फॉल इन द वाटर लेवल ऑफ रिवर्स एंड मेकिंग नेविगेशन डिफिकल्ट। स्लो मीन्स तो है, अगर कभी बारिश नहीं हुई वाटर लेवल कम हो जाएगा उस रिवर का, उस कारण वो जो एरिया है, वो जो आपकी रिवर है, वो नॉन नेविगेबल हो जाएगी और उधर उस बोट को तैरने में, उस शिप को तैरने में, सेल करने में मुश्किल होगी। नेक्स्ट बोलते हैं लिमिटेड एरिया ऑफ ऑपरेशन। जो एरिया ऑफ ऑपरेशन है वो लिमिटेड है। इट कैन बी यूज्ड ओनली इन ए लिमिटेड एरिया विच इज सर्व्ड बाय डीप कैनाल्स एंड रिवर, ठीक है। आप उधर ही इसे सर्व कर सकते हो, जहां पानी गहरा नहीं होगा उधर ये नहीं ऑपरेट हो सकती। अगला आता है सीजनल कैरेक्टर। सीजनल कैरेक्टर पे भी ये डिपेंड करता है। रिवर्स एंड कैनाल्स कैन नॉट बी ऑपरेटेड फॉर ट्रांसपोर्टेशन थ्रू आउट द ईयर। वाटर में फ्रीज ड्यूरिंग विंटर और वाटर लेवल में गो वेरी मच डाउन ड्यूरिंग समर, ठीक है। तो इसका सीजनल कैरेक्टर मेन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसएडवांटेज इसका यही रहता है कि सर्दियों में हो सकता है कि वो पानी फ्रीज हो जाए, गर्मियों में हो सकता है कि उस पानी की लेवल लो हो जाए, ठीक है। तो उसके कारण ये सीजनल कैरेक्टर पे बहुत डिपेंड करता है और सबसे बड़ा नुकसान इसका यही है। होप कि अब आपको वाटरवेज के बारे में पता चल गया होगा कि हमने पढ़ना क्या आगे। अब बात करते हैं वाटरवेज को कितने प्रकार में बांटा गया। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वाटरवेज। फर्स्ट वन इज इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट एंड द अनदर वन इज ओशनिक वाटर ट्रांसपोर्ट। मैंने आपको वेरी फर्स्ट लेक्चर में भी बताया है। अब वाटरवेज के दो टाइप्स हैं। पहला आपका आता है इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट, ठीक है। जैसे कि नाम बता रहा है इनलैंड, जो लैंड के अंदर अंदर है, मतलब कि जो हमारी रिवर्स लगा लो, गंगा रिवर होगी, यमुना रिवर होगी, ब्रह्मपुत्र रिवर होगी, उधर से जो ट्रांसपोर्टेशन हो रही है, उधर से जो हमारा मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट हो रहा है, उसको हम बोलेंगे इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट। मतलब वो ये हमारा इंडिया आ गया, समझ लो, नीचे इंडिया का पार्ट बना दिया। इधर हमारी जो रिवर्स होंगी, इधर जो ट्रांसपोर्टेशन हो रही है, इसको हम बोलेंगे इनलैंड, क्योंकि ये इंडिया की भूमि के अंदर ही हो रहा है सब कुछ, ठीक है। अगला बोलते हैं ओशनिक। ओशनिक मतलब
ये हमारे इधर आपको पता है ओशंस है, हमारा इधर आता है बे ऑफ बंगाल, ये आपका ओशन है। इधर से जो हमारे जाएंगी, हमारे जो लैंड है उसके बाहर से जाएंगी, ठीक है, हमारा लैंड तो इधर तक ही है ना, जो ओशन से जाएंगी उसे हम बोलेंगे ओशनिक वाटर ट्रांसपोर्ट। मैक्सिमम आप इसमें बोल सकते हो इसमें आपका फॉरेन ट्रेड होगा, तब भी हम इसे ओशनिक ओशंस का यूज करके, शिप्स का यूज करके उधर से ट्रांसपोर्ट करेंगे। अब बात करते हैं इनमें डिफरेंस, वैसे तो मैंने आपको बता दिया, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। ओशनिक में क्या आ जाता है, इंक्लूड ट्रांसपोर्ट अलोंग द कोस्टल लाइन। कोस्ट लाइन आपको पता है ये हमारा इंडिया है, ये आपका नीचे वाला कोस्टल लाइन आ गया, ठीक है। मोर देन 7500 आपका कोस्ट लाइन है, आपको मैं पढ़ाऊंगा फिजिकल डिवीजन में। अगला आपका आता है इनलैंड वाटरवेज में। इनलैंड वाटरवेज में कहता है इट इंक्लूड ट्रांसपोर्ट थ्रू नेविगेबल रिवर्स एंड केनाल। और इनलैंड में सिर्फ रिवर्स को कंसीडर किया जाता है, उसमें ओशंस नहीं आएंगे, क्योंकि जो ओशंस है वो हमारे इंडिया की भूमि से बाहर होते हैं, रिवर्स हमारे अंदर, हमारे इंडिया की भूमि के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। तो इनलैंड वाटरवेज रिवर के थ्रू होते हैं। अगला आता है कोस्टल एंड फॉरेन ट्रेड यूजुअली टेक प्लेस थ्रू ओशनिक वाटरवेज। जो कोस्टल और फॉरेन ट्रेड है वो ओशनिक से ही पॉसिबल है, बाकी से पॉसिबिलिटी नहीं है। डोमेस्टिक ट्रेड टेक प्लेस थ्रू इनलैंड वाटरवेज। अगर आप डोमेस्टिक ट्रेड की बात करते हो, जैसे कि आपने मुंबई से आपने उसे भेजना है कोलकाता, उधर तक आपको कोई रिवर फ्लो वाटरवे चाहिए, तब भी उधर से ट्रांसपोर्ट हो सकती है। अगर आप इसमें आपकी पॉसिबिलिटी किसकी है, सिर्फ और सिर्फ डोमेस्टिक की, मतलब विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। आपसे उधर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अगर मैं अभी पूछ लूं, अगर आपने सामान कोई बेचना है तमिलनाडु से मुंबई, तो आप कौन सा वाटरवे यूज करोगे, ओशनिक वाटरवे कि इनलेट वाटरवे? तो इसका कमेंट में आप कमेंट में आंसर लिख के बताओगे। अगर आपने तमिलनाडु से मुंबई भेजना है तो आप इनलैंड का यूज करोगे ओशनिक का। अगर आपने इंडिया से श्रीलंका भेजना है कुछ, तो आप कौन सा वाटरवे का इस्तेमाल करोगे, ओशनिक की इनलैंड? इसका आपने आंसर कमेंट सेक्शन में लिखना है, मुझे उधर से पता चल जाएगा कि आपको समझ आ गया। अब बात करते हैं इनलैंड वाटरवेज की। होप की क्लियर हो गया होगा आपको इनलैंड वाटरवेज। अब इनलैंड वाटरवेज को संभालने के लिए, उसे डेवलप करने के लिए एक अथॉरिटी को बनाया गया। कब बनाया गया? 27 अक्टूबर 1986 में। डेट को हाईलाइटेड वे में लिख लो जो भी नोट्स बना रहा है। इनका मेन मकसद क्या था? फॉर द डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन ऑफ इनलैंड वाटरवेज फॉर शिपिंग एंड नेविगेशन। अगला बोलता है इट प्राइमरली अंडरटेक्स प्रोजेक्ट्स फॉर डेवलपमेंट। अब इसका मेन मकसद यही था डेवलपमेंट और आपका मेंटेनेंस करना। अब इसने जो आपकी वाटरवेज थे, नेशनल वाटरवेज थे, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने की कोशिश की, उनके डेवलपमेंट की। इसका मेन मकसद यही था, ठीक है। अगला आपसे इधर जो पूछा जा सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इधर से बनता है, दैट योर इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसका हेडक्वार्टर कहां पे है? एट नोएडा। अगर रीजनल ऑफिस की बात की जाए, रीजनल ऑफिस उसके 4 है, एक पटना में, एक कोलकाता में, एक गुवाहाटी में, एंड द अनदर वन इज कोची, ठीक है। ये आपके 4 इसके रीजनल ऑफिस है। अगर हेडक्वार्टर की बात करो तो नोएडा में। ये हम किसकी बात कर रहे हैं? इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, IWAI। अब बात करते हैं जो हमने इनलैंड वाटरवेज आपका, ये इसमें हमने पढ़ना क्या है? इसमें हमने पढ़ने हैं आपके नेशनल वाटरवेज, नेशनल चैनल्स आप कह सकते हो। नेशनल, जैसे हमने उसमें पढ़ा नेशनल हाईवे, हमने पढ़ा कि नेशनल हाईवे 27 कहां से कहां फ्लो करती है, नेशनल हाईवे 44 कहां से कहां ट्रेवल करता है। वैसे ही हमने इसमें नेशनल वाटरवेज पढ़ना है कि ये जो आपका वाटरवे 1 है ये कहां से कहां जाता है, वाटरवे 2 है ये कहां से कहां जाता है। तो इधर हम बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके वाटरवेज। तो पहले नेशनल वाटरवेज है क्या? नेशनल वाटरवेज एक्ट केम इनटू इफेक्ट इन 2016। आपका जो नेशनल वाटरवे एक्ट था कौन सी ईयर में आया? 2016 में, रिसेंटली आप कह सकते हो 4-5 साल पहले, जिसमें 106 नए नेशनल वाटरवेज का उत्पादन हुआ, प्रोड्यूस हुआ। उसमें क्या हुआ? वो उसमें 106 में आपके 5 पुराने, जो 2016 से भी पहले के, जो 2016 से 5 पहले 5 वाटरवेज थे, वो 5 पहले के वाटरवेज थे,
उसे भी इसमें इंक्लूड किया गया। तो अब कितने हो गए? 111। ठीक है, 111 वाटर वेज में से सिर्फ और सिर्फ 13 आर ऑपरेशनल फॉर शिपिंग एंड नेविगेशन। ठीक है, आपसे उधर पूछा जा सकता है टोटल आपके नेविगेशन के लिए कितने शिप्स हैं, शिपिंग के लिए और नेविगेशन के लिए कितने वाटरवेज हैं? तो दैट इज योर 13, चाहे इधर 111 है। ठीक है, तो बात करते हैं हम इंपॉर्टेंट आपकी जो नेशनल वाटरवेज जाने वाले हैं। फर्स्ट वन इज योर NW1, आप उससे बोल सकते हो नेशनल वाटरवे 1। नेशनल वाटरवेज 1 ट्रेवल कहां से कहां तक करता है? दैट इट ट्रेवल्स फ्रॉम प्रयागराज टू हल्दिया। ये आपकी एरिया लिखा है मैंने, जो नीचे मैंने लिखा है ना, हर एक के नीचे मैंने ये चीज लिखी है ताकि आपको याद रहे। दैट नेशनल वाटरवे 1 स्टार्ट फ्रॉम प्रयागराज एंड एट हल्दिया। और कौन कौन से रिवर सिस्टम के ऊपर से निकलता है? गंगा, भागीरथी एंड हुगली। ये 3 रिवर सिस्टम के ऊपर से निकलता है। ये चीज आपने मेन चीज याद रखनी है। अगली जो चीज आपने याद रखनी है, दैट इट वॉज डिक्लेयर्ड नेशनल वाटरवे इन विच ईयर? इन 1986 एंड इट इज द लॉन्गेस्ट नेशनल वाटरवे इन इंडिया। जैसे हमारी गंगा लॉन्गेस्ट रिवर, वैसे ही उसका वाटरवे भी लॉन्गेस्ट। ठीक है, कितनी इसकी लेंथ है? 1620 किलोमीटर। ये चीज आपने बस याद रखनी है। जो भी नोट्स बना रहा है उसने कैसे लिखना है मैं आपको सिखाता हूं। वैसे तो मैं आपको इसकी PDF प्रोवाइड कर दूंगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे। नेशनल वाटरवे 1, ठीक है, ऐसे लिखा। नीचे आप क्या लिखोगे? आप पहले लिखोगे इसका ट्रेवल कहां से करता है। पहला पॉइंट ये हो गया बुलेट्स में। सेकंड पॉइंट आप लिखोगे इसका रिवर सिस्टम क्या है, ये सेकंड बुलेट में लिखोगे। तीसरे बुलेट में लिखोगे लेंथ इज इक्वल टू दिस। चौथे बुलेट में लिखोगे लॉन्गेस्ट नेशनल वाटरवे। ये आपके हो गए 4 पॉइंट। बस ये चीज 4 चीजें आपने इसमें याद रखनी है। अगला बोलता है नेशनल वाटरवे 2। ठीक है, इसके रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आएगा, याद रखना। नेशनल वाटरवे 2 क्या बोलता है? कौन से रिवर सिस्टम के ऊपर से निकलना है इसने? ब्रह्मपुत्र। नेशनल वाटरवे 2 जो है कहां से स्टार्ट होता है? सादिया से धुबरी तक। ठीक है, और इसकी लेंथ क्या है? 1891। और ये नेशनल वाटरवे बना कब? 1988। अबव वाले की बात करें तो 1986 था। 2 साल के बाद ब्रह्मपुत्र के वाटरवे की भी उत्पादन हो गया, उसकी इनॉग्रेशन होगी, आप मान सकते हो। थर्ड वाटरवे की बात करते हैं, कोलम से कतमपुरम तक। ठीक है, आपका ये कहां तक आता है? कोलम से कतमपुरम तक। नेशनल वाटरवे कब बना? ये 1993 में, 5 साल के बाद। ठीक है, और इसकी लेंथ कितनी है? 205 किलोमीटर। अगले वाटरवे की बात करते हैं, नेशनल वाटरवे 4। ठीक है, नेशनल वाटरवे 4 क्या है? ये आपका बना 2008 में और ये ट्रेवल करता है आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एंड यूटी ऑफ पौंडीचेरी। ठीक है, और इसका जो आपने याद रखना है, ये कहां तक स्ट्रेच है? काकीनंदा से पुडुचेरी तक। क्लियर है कि नहीं? अगर अभी भी कोई डाउट है आप उसे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। अभी मैं आपको मैप में भी दिखा देता हूं, मैप से आपको इजी लर्निंग हो जाएगी। अगला बोलता है फिफ्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट वो बोलता है नेशनल वाटरवे 5। नेशनल वाटरवे 5 कहां से ट्रेवल करता है? ठीक है, आपको इधर मैं बता देता हूं, मैप में दिखा देता हूं। अभी हम बात करें नेशनल वाटरवे 5, ये आपका आ गया नेशनल वाटरवे 5। ठीक है, अब नेशनल वाटरवे 5 जो है कहां से कहां तक ट्रेवल करेगा? सो इट स्ट्रेचेस फ्रॉम तालचर टू धर्मा। ठीक है, कहां से? आपका वेस्ट बंगाल और उड़ीसा से ये ट्रेवल करती है। और ये आपकी कब नेशनल वाटरवे डिक्लेयर की गई? इन 2008। तो ये आपने याद रखनी है 5 वाटरवेज आपकी, और इसकी लेंथ कितनी है? 588 किलोमीटर। अब हम इसको मैप में देख लेते हैं, आपको क्या होगा, इससे थोड़ा बहुत याद होगा। हमने बात की आपकी नेशनल वाटरवे क्या थी? सर आपने अभी बताया दैट इट इज द लॉन्गेस्ट वाटरवे और ये गंगा के ऊपर से निकलती है। अब मैंने आपको रिवर सिस्टम करा चुका हूं, आपको पता होना चाहिए कि गंगा रिवर आपकी स्टार्ट कहां से होती है और कहां से फ्लो करती है। आपको पता है रिवर इधर से बहती है तो नेशनल वाटरवे 1 इधर ही होगा। सेकंड वन मैंने आपको बताया ब्रह्मपुत्र के ऊपर से निकलती है, उसका रिवर सिस्टम क्या है? ब्रह्मपुत्र। तो ब्रह्मपुत्र इधर से ट्रेवल करती है, तो इसका हमारा अगर इंडिया के रिवर सिस्टम की बात करें तो ये रहा, सेकंड वाटरवे आपका इधर रहा। अब हमारा थर्ड वाटरवे हमने बात की थी, हम अब ऊपर दिखाते हैं आपको।
थर्ड वाटरवे मैंने आपको बताया दैट इट ट्रेवल्स फ्रॉम कोलम। कोलम आपको नाम ऐसे याद रखना है, कोलम वर्ड आपके ऐसे जो भी नाम होते हैं केरला से रिलेटेड करते हैं, ठीक है। तो क शब्द मैक्सिमम आपके केरला से ही रिलेटेड होते हैं। तो केरला आपको पता है कहां पे होती है, तो ऑब्वियस ही बात है नेशनल वाटरवे थर्ड इधर ही होगा। नेशनल वाटरवे फोर्थ, उसमें हमने बात किया काकीनंदा से पुडुचेरी। पुडुचेरी आप सभी को पता है, तो वो वाटरवे हमारा कहां पे आ जाएगा, डैट दिस प्लेस इधर। होप की क्लियर होगा आपका नेशनल वाटरवे 4 और 5 में आपको पहले ही बता चुका हूं। आपने ये 5 वाटरवे याद रखने हैं। आपने याद रखना है कि वाटरवे कहां से कहां तक फ्लो करते हैं, कौन से रिवर सिस्टम के ऊपर से फ्लो करते हैं, यही आपसे नेशनल वाटरवे के रिलेटेड आपसे पूछा जा सकता है। अब बात करते हैं ओशन ट्रांसपोर्ट। हमने अभी पढ़ लिया इनलैंड, अभी हम भारत के अंदर थे, अब हम भारत के बाहर भी जाएंगे बिना वीजा के, बिना पासपोर्ट के। तो चलो चलते हैं। ओशन ट्रांसपोर्ट क्या बोलता है, ओशन ट्रांसपोर्ट इज इंडिस्पेंसेबल फॉर फॉरेन ट्रेड। जो आपको मैं पहले ही बता चुका हूं, ओशन ट्रांसपोर्ट का हम यूज कब करेंगे, फॉरेन ट्रेड के लिए। इट हैज ब्रॉट द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड क्लोजर एंड हैज knitted टुगेदर ऑल नेशन ऑफ द वर्ल्ड इनटू वन बिग मार्केट। अब इस ओशन ट्रांसपोर्ट के बलबूते पे ही पूरा वर्ल्ड एक मार्केट बन चुका है। इसने पूरे के पूरे वर्ल्ड को अपने आसपास क्लोज ला दिया है, हर एक मार्केट को पास ला दिया है। हम बाहर का प्रोडक्ट अपने देश में यूज कर सकते हैं, हमारा प्रोडक्ट बाहर जा सकता है, ठीक है। इट ऑपरेट्स ऑन ए नेचुरल ट्रैक दैट इज सी एंड डज नॉट रिक्वायर एनी इन्वेस्टमेंट इन कंस्ट्रक्शन मेंटेनेंस ऑफ इट्स ट्रैक। तो इसके ट्रैक बनाने की हमें कोई मेंटेनेंस कॉस्ट नहीं देनी, कोई मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। वो बात अलग है कि हमें अपने एज ए गुड सिटीजन हमें उधर पोल्यूशन नहीं फैलाना, हमने उसे दूषित नहीं करना, वो बात आप उसे सेपरेट रख सकते हो। तो ये आप कह सकते हो, इसे ऑपरेट करने के लिए हमें नेचुरल ट्रैक की जरूरत है। ओशन ट्रांसपोर्ट इंक्लूड्स कोस्टल शिपिंग एंड ओवरसी शिपिंग। अब बात करते हैं, हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा आज का और इस वाटरवेज का, दैट ओशन रूट्स एंड पोर्ट। हम इसमें डिस्कस करेंगे आपके जो इंपॉर्टेंट सी पोर्ट्स हैं, कौन सा लार्जेस्ट सी पोर्ट है, कहां से कौन सा प्रोडक्ट ट्रांसपोर्ट होता है एंड सो ऑन। ओशन रूट्स एंड पोर्ट्स। इंडिया हैज ए कोस्टल लाइन ऑफ अबाउट 7517 किलोमीटर। कोस्टल लाइन क्या होती है, आपका इंडिया का लो पार्ट है, ये जो ओशन के साथ आपकी आ जाती है, ये आपका आ गया कोस्टल रीजन। और ये कोस्टल रीजन बहुत ही बड़ी है, दैट इज योर 7517 किलोमीटर। फिजियोग्राफी में ये पढ़ना है, ठीक है। देयर आर 13 मेजर पोर्ट्स एंड 200 माइनर पोर्ट्स। अगर माइनर पोर्ट्स की बात की जाए, कोई अराउंड 200, कहीं कहीं आपको 190 185 भी लिखा हुआ मिलेगा, वो आपको याद करने की जरूरत नहीं है। आपको बस ये पता है होना चाहिए कि अगर मेजर पोर्ट की बात की जाए, जिधर से हमारा बल्क अबाउट 70 to 80% हमारा जो आपका एक्सपोर्ट है, इंपोर्ट है, इन 13 पोर्ट के जरिए ही होता है। बाकी के जो बच गए 180 पोर्ट्स, वो यूजलेस है, ठीक है। ओवर यूजलेस मतलब थोड़े हद तक थोड़े यूज हो भी रहे। ओवर 7500 किलोमीटर ऑफ कोस्ट लाइन विद 13 मेजर एंड 16 ऑपरेशनल नॉन मेजर पोर्ट्स, जो अभी मैं बता चुका हूं। अब बात आती है आपके मेजर पोर्ट्स इंडिया के, ठीक है। पहला पोर्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्ट जिसके रिलेटेड आपको एमसीक्यू आ सकता है, दैट इज योर कांडला पोर्ट, ठीक है। पहला पोर्ट क्या आता है, कांडला पोर्ट। कांडला पोर्ट की मेन चीज जो आपने याद रखनी है, दैट इट इज द ट्रेड फ्री पोर्ट या टैक्स फ्री पोर्ट भी बोल सकते हो, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपसे पूछा जा सकता है, आपसे पूछा जा सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट इज ए ट्रेड फ्री पोर्ट या टैक्स फ्री पोर्ट। उधर कोई टैक्स नहीं लगता, दैट इज योर कांडला पोर्ट। कांडला पोर्ट का दूसरा नाम है दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट एंड इज ए सी पोर्ट इन कच्छ डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात स्टेट। गुजरात आपको पता है, राजस्थान के नीचे आपका जो गुजरात आ जाता है, इस ऐसे आ जाता है, फिर इधर नीचे गोवा एंड आपका आ जाता है मुंबई। तो ये आपका आ जाता है गुजरात। गुजरात में कच्छ है, ठीक है। उधर आपका एक पोर्ट है, उस पोर्ट का नाम है कांडला पोर्ट। उस पोर्ट का अगर ऑफिशियल नेम बात की जाए, दैट इज योर दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट। वो आपका टैक्स फ्री पोर्ट है, वो आपका एक टाइडल सी पोर्ट भी है, इधर बड़ी ज्यादा टाइड्स भी रहती हैं। एंड कांडला पोर्ट वाज बिल्ट आफ्टर पार्टीशन ऑफ द कराची पोर्ट। अब आपसे पूछा जा सकता है ये जो आपका कांडला पोर्ट है कब बना था, तो आपका आंसर होना चाहिए
आफ्टर इंडिपेंडेंस है, क्योंकि जो हमारा इधर एक पहले का पोर्ट था वो कराची में था और वो डिवीजन के बाद पाकिस्तान के पास चला गया। तो एज ए डिफरेंट कंट्री हमें ये अपना अलग पोर्ट निकालना पड़ा। हमने कहां पे निकाला? गुजरात में, और इसका नाम क्या रखा? कांडला पोर्ट। अगले पोर्ट की बात करते हैं, मुंबई पोर्ट। ठीक है, मुंबई पोर्ट ऑब्वियसली बात है मुंबई में ही होगा। मुंबई पोर्ट इज द लार्जेस्ट, इंडिया लार्जेस्ट पोर्ट कौन सा है? मुंबई का पोर्ट। मुंबई का एक और पोर्ट है, आगे हम वो भी पढ़ेंगे, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, मुंबई पोर्ट का अगर सिंपल अगर मुंबई पोर्ट लिखा हो तो वो लार्जेस्ट पोर्ट है, नेचुरल लार्जेस्ट पोर्ट है। वन ऑफ द ओल्डेस्ट मॉडर्न पोर्ट ऑफ इंडिया। इनिशियली द लोकेशन वाज यूज्ड फॉर नेवीज ऑफ शिवाजी। अब शिवाजी के टाइम से है ये पोर्ट। शिवाजी के जो नेवी के लोग थे वो भी इस पोर्ट का इस्तेमाल करते थे। अगला पोर्ट आपका आता है चेन्नई का पोर्ट, एज द सेकेंड बिगेस्ट पोर्ट इन इंडिया। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए सेकेंड बिगेस्ट पोर्ट कौन सा है आफ्टर मुंबई, मुंबई के बाद आपका आता है चेन्नई। ठीक है, मतलब कि ये हमारे देश का बड़ा सेकेंड सबसे बड़ा पोर्ट है, लॉन्ग नहीं, बिगेस्ट। ठीक है, सेकेंड लॉन्गेस्ट अभी हम आगे बात करेंगे। चेन्नई पोर्ट ऑल्सो नोन एज मद्रास पोर्ट हैंडल्स ओवर 100 मिलियन मेट्रिक टन ऑफ कार्गो पर ईयर, जो अपने में बहुत बड़ी मान्यता रखती है कि इधर से एक साल में 100 मिलियन कार्गो मेट्रिक टन का कार्गो का आदान प्रदान होता है। अब इसने ऑपरेशन कब स्टार्ट की? इन 1881 एज द थर्ड एस्टैब्लिश पोर्ट इन इंडिया, और ये हमारे इंडिया का थर्ड एस्टैब्लिश पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। कौन से साल में आया? 1881। अगला आता है पोर्ट ब्लेयर पोर्ट, पोर्ट ब्लेयर पोर्ट। अब आप इस नाम से तो जरूर वाकिफ होंगे, पोर्ट ब्लेयर। क्या है पोर्ट ब्लेयर? पोर्ट ब्लेयर इज द कैपिटल ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, आप सभी को पता होगा। तो ये जो पोर्ट है ये उधर ही है। अब जो पोर्ट ब्लेयर पोर्ट है सर्व एज ए कनेक्शन पॉइंट बिटवीन बे ऑफ बंगाल एंड अंडमान सी। ठीक है, आपने ये याद रखना है, ये हमारा बे ऑफ बंगाल और अंडमान सी के बीच में कनेक्शन का एक महत्व है। अगला जो आगे मैं आपको बता चुका हूं, डेट इट इज नेम्ड आफ्टर द कैपिटल सिटी ऑफ अंडमान। अगला हमारा पोर्ट आता है कोलकाता सी पोर्ट। आफ्टर मुंबई पोर्ट द सेकेंड लॉन्गेस्ट सी पोर्ट इज लॉन्गेस्ट नहीं, लार्जेस्ट, सेकेंड लार्जेस्ट सी पोर्ट इज कोलकाता सी पोर्ट। अब इसका जो मेन चीज आपने याद रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, दैट इट हैज 2 डॉक सिस्टम। या आप बोल सकते हो जो आपका कोलकाता सी पोर्ट है ये 2 डॉक सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा पोर्ट, कौन से पोर्ट में 2 डॉक्स है, तो वो आपका आंसर होना चाहिए कोलकाता में। कोलकाता में 2 पोर्ट है, पहला आपका आता है कोलकाता डॉक सिस्टम इन कोलकाता एंड द अनदर वन इज हल्दाई डॉक कॉम्प्लेक्स एट हल्दाई। तो इसमें क्या हुआ, आपको मैं इसकी कहानी सुनाता हूं। इसमें क्या हुआ, आपका जो कोलकाता का सी पोर्ट था इधर बहुत ज्यादा रश होने लगा। इट इज वन ऑफ द बिजिएस्ट सी पोर्ट। अब क्या किया गया, इसका जो रश है, इसका जो बिजीनेस है, उसको ट्रांसपोर्ट करना चाहा उन्होंने दूसरे पोर्ट में। तो हल्दाई इसी के पास है एक एरिया, उधर इन्होंने एक नए पोर्ट का उत्पादन स्टार्ट किया। ये इसलिए में नेचुरली था, पहले का ही था, बस उसे थोड़ा सा कंस्ट्रक्ट करके रिन्यू किया और उधर से अब इनका पोर्ट होने लगा। तो क्या हुआ, उसके कारण कोलकाता सी पोर्ट को 2 डॉक सिस्टम भी कहा जाता है। आगे बात करते हैं कोलकाता पोर्ट सी पोर्ट की। दैट पोर्ट ऑफ कोलकाता या कोलकाता पोर्ट ऑफिशियली श्याम प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट के नाम से भी जाना जाता है। जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया, मुंबई पोर्ट किस नाम से जाना जाता है, कांडला पोर्ट दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट। वैसे ही आपका कोलकाता किस नाम से जाना जाता है, श्याम प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट। अगला आपका आता है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट। जैसे कि मैंने आपको बताया ये मुंबई का दूसरा आ जाता है। हमने जो ऊपर वाला पढ़ा पहले मुंबई का, वो आपका नेचुरल आ जाता है, या आपका आर्टिफिशियल आ जाता है, लार्जेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट, ऑल्सो नोन एज न्यावा शिवाय। पुराना नाम है असली में इसका, या नवी मुंबई। ठीक है, तो इसका यह पुराना नाम है, आपने से ये याद रखना है। अगला बोलते हैं विशाखापट्टनम का जो पोर्ट है। ठीक है, आपने अभी कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है विशाखापट्टनम असली में है कहां पे। आपने जल्दी से अभी कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है। मैं देखता हूं कौन कौन मेरी वीडियो ध्यान से पढ़ता है और कौन कौन इसके
हैंड रिटन नोट्स बना रहा है वो भी आपने कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना है। तो जो विशाखापट्टनम है कौन सी स्टेट में वो आपको नहीं बताना है। और ये इसकी जो मेन खासियत बात है दैट इट इज द डीपेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया और इधर से सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट होता है आयरन ओर का टू जापान। ठीक है, तो ये थे कुछ आपके इंपॉर्टेंट पोर्ट्स, नेशनल वाटरवेज और वाटरवेज के बारे में आप कह सकते हो ये कंप्लीट आपका लेक्चर। ठीक है, नेशनल वाटरवेज के बारे में आपको पता चल गया होगा क्या होते हैं, डिफरेंट मीन्स ऑफ वाटरवेज क्या है। अब बात आती है आपका ये टॉपिक है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। अभी हम सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट ही कर रहे हैं, इसके 4 पार्ट बन गए, थोड़ा सा लेंथी है लेकिन मैं अपने एंड से सारा का सारा आपको करा रहा हूं ताकि आप तक सारी नॉलेज पहुंचे। अब अभी जल्दी हम कम्युनिकेशन भी पढ़ा दूंगा, अभी आपका एयरवेज भी रहता है, टेंशन नहीं लो, सब कुछ कराया जाएगा। तो इसमें आप देख सकते हो आपको 3 से 4 क्वेश्चन आने की चांसेस है क्योंकि ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड वन ऑफ द इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ये भी मैं कह सकता हूं। और साथ में मैं बता दूं कल आपका संडे है, आपका क्विज होगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे। किस पे? मैं आपको जैसे पहले बता चुका हूं, रोडवेज पे एंड रेलवेज पे। तो आप उसके लेक्चर जल्दी से रिवाइज कर लीजिए और हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। उधर आपका कल टेस्ट होगा, उधर आप देख सकते हो अराउंड 19,000 के लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उधर आप अपने आप को टेस्ट से, पेपर से पहले ही आप अपने आप को टेस्ट कर सकते हो कि हां हमारी परफॉर्मेंस कैसी है। साथ में एक और मैंने क्विज रखा है क्योंकि बच्चों की डिमांड थी सर 2 क्विज रखे जाएं, तो मैंने अकाउंटेंसी का भी रखा है। अकाउंटेंसी का आपका ट्रायल बैलेंस का क्विज है, वो आपका कल शाम को होगा। ठीक है, तो आज के लिए हम अपनी वीडियो इतनी रखते हैं। होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अभी भी कोई भी डाउट है आप उसे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, तो हम उसको उस क्वेरी को दूर करने की जरूर कोशिश करेंगे। तो आज के लिए गाइस वीडियो इतनी रखते हैं, तो थैंक यू गाइस, हैव ए गुड डे एंड एंजॉय योर डे गाइस।